हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वन एग्जाम पर। मैं विनोद। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पास्कल्स लॉ के बारे में आपको अनुभूति कराई थी और आपको समझ में भी आ गया था कि पास्कल्स नियम क्या है या पास्कल के नियम क्या क्या है, उदाहरण क्या है और क्या नियम क्या है, किस पर फॉलो करता है। ये सभी जितने भी उदाहरण थे पास्कल के नियम के बारे में वो हमने आपके इस पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। तो वही हम चर्चा कर रहे थे मैटर टॉपिक में, जो हमने पास्कल्स लॉ के बारे में बता दिया था और हम आगे बोले थे कि हम आपको आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत होता क्या है इसे हम जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी आ जाती है, जिसके द्वारा जो वस्तु का भार होता है वह वस्तु की कमी द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाता है। आपने परिभाषा सुनी कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में, मतलब कोई भी वस्तु किसी द्रव या फ्लूइड में पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में जो प्रत्यक्ष रूप से जो कमी आती है उस वस्तु के भार में और उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो समझ गए होंगे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत जो होता है कि आपके पास मान लो कोई बीकर है, ठीक। यदि आपके पास कोई बीकर है और इस बीकर में फ्लूइड भरा हुआ है तो क्या कह रहा है, फ्लूइड भरा हुआ है, परिभाषा क्या कह रही है कि किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है किसी वस्तु को। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, या कोई वस्तु है, इसमें डुबोई जाएगी तो उसके भार में प्रत्यक्ष रूप से कमी आ जाएगी। जो उसका भार होगा उसमें कमी आ जाएगी। तो जो वस्तु का भार होगा इस कमी वस्तु द्वारा हटाए गए जो द्रव होगा यहाँ पर जो द्रव होगा उसके भार के क्या हो जाएगा, बराबर। याद रखना है आपको। देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा कि किसी वस्तु के भार में उतनी ही कमी आती है कि जितना कि वह द्रव को हटाती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वस्तु के भार में उतनी ही कमी आती है जितना कि वह द्रव को हटाती है। इसी बीकर में समझिए कि कैसे क्या बराबर होती है तो कितनी कमी आती है कि वह द्रव को जब हटाती है। तो ये भी बीकर है। यदि कोई वस्तु होगी इस फ्लूइड में आएगी तो यह अपना स्थान नीचे आएगी, इतना जितना स्थान यहां पर होगा इसका प्लेसमेंट, उतना प्लेसमेंट यहां निर्धारित करेगी कि नहीं, करेगी ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब द्रव में हो तो उसके वस्तु के भार में उतनी ही कमी आती है कि वह जितना द्रव को हटाती है। तो यदि मान लो 2 kg का ये है, ठीक, 2 kg का ऑब्जेक्ट है प्लस इसमें 40 लीटर्स पानी है तो कितने लीटर्स का यह गैप करेगा, तो लगभग 2 kg का है तो कितना करेगा, मान लो 2 लीटर, लगभग 2 लीटर का गैपिंग करेगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट जो है वह द्रव के स्थान पर उसका स्थान घेर रहा है, तभी तो इसके ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो द्रव होगा उसका स्थान घेरेगा तो उसके द्रव में क्या आ जाएगा। यहां देखिए कि जब कोई वस्तु भार में उतनी ही कमी आती है जितना कि वह द्रव को हटाती है, भार में उतना ही कमी आएगी जितना वह द्रव को हटाएगी। मतलब इसका जो एरिया होगा द्रव का वो जितना हटेगा उतना ही कमी इसमें आएगी। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है कि जब कोई वस्तु द्रव में हो तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि जब कोई वस्तु द्रव में हो, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी बीकर में जब कोई वस्तु द्रव में हो, मान लो ये फ्लूइड है या द्रव है, भरा हुआ है, जब कोई वस्तु द्रव में हो, मान लो ये वस्तु यहां पर है एक ना, कोई वस्तु द्रव में हो तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। तो ये वस्तु नीचे कैसे जाएगी, मान लो ऊपर है कोई वस्तु ऊपर है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गेंद है, ठीक, तो यह नीचे की ओर आकर्षित होगी। ठोस कोई वस्तु है तो यह नीचे की ओर आकर्षित होगी कि नहीं। देखिए जब ये नीचे की ओर आकर्षित होगी तो हमने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु नीचे की ओर क्रिया करे तो उसमें क्या हम कहते हैं, mg के रूप में उसे हम जानते हैं। जब नीचे का बल लगता है
मतलब जो द्रव्यमान होता है गुरुत्वीय त्वरण के साथ नीचे की ओर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, mg। क्या कहते हैं, mg के रूप में जानते हैं। और वहीं जो कोई तुलनात्मक भार ऊपर की ओर उत्पन्न होता है, ऊपर की ओर उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, mgh। mgh। लेकिन यदि आपके पास कोई ठोस गेंद हो तो आपकी जो यह वस्तु होगी वह नीचे की ओर जाएगी, जाएगी कि नहीं? वह जब नीचे की ओर जाएगी तो वह कार्य mg के रूप में ही कार्य करेगी, ना कि ऊपर वह आकर्षित होकर mgh के रूप में कार्य करेगी। तो यह ध्यान रखना है आपको आर्किमिडीज सिद्धांत या प्रिंसिपल में कि याद रखना है आपको कि जब कोई भी गेंद, ठोस प्रकार की गेंद नीचे की ओर अवस्थिति होती है उसकी, तो वह ऊपर की ओर क्रिया न करके ऊपर की ओर क्रिया न करके उत्प्लावन बल की उत्पत्ति करता है। जो यहां पर क्रिया होगी इस ठोस वस्तु द्वारा या क्रियात्मक समूह को ऊपर जो ले जाएगी तो यह क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। ये पूछेगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जब कोई वस्तु द्रव में हो तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं, तो दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक तो mg के रूप में कार्य करता है और दूसरा उत्प्लावन बल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है कि वस्तु का भार mg नीचे की ओर तथा जो ऊपरी बल लगेगा वह उत्प्लावन बल कहलाएगा, वो हमने आपको बता दिया। अगला बिंदु देखिए हमारा क्या है कि जब आप किसी द्रव में उतरते हैं तो आपका वेग उत्प्लावन वेग के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि आप किसी शांत जल में उतरते हैं तो आपका वेग जो होता है, आप तो नीचे की ओर गए, आपने पैर रखा और शांत जल में नीचे की ओर चले गए, तो कौन सा कार्य किया आपने, mg के रूप में। किस कार्य में किया, mg के रूप में आपने कार्य किया। लेकिन जो वेग होगा उत्प्लावन बल का वो क्या होगा कि जब आप किसी द्रव में उतरेंगे तो उसका उत्प्लावन वेग तथा आपका वेग दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यह याद रखना है कि यदि किसी शांत जल में आप उतरते हैं या उसके नीचे जाते हैं तो वो तो कार्य mg के रूप में करेगा ही, लेकिन आपका वेग और उत्प्लावन बल का वेग दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट बिंदु देखिए हमारा क्या है कि यदि भार अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी। ये तो सभी को पता है ना, जब वस्तु का भार अधिक होगा तो वस्तुएं डूब जाएंगी। वहीं देखिए कि यदि आपके पास 2 kg की बॉल है, ठीक, क्या है, 2 kg की बॉल है और वह ठोस है, मतलब कि टोटली ठोस अवस्था में है, पूरी लोहे की एक ठोस अवस्था में गेंद है जो 2 kg की है। तो अब बताओ उसे फ्लूइड में डालने पर या जल में डालने पर क्या वस्तु ऊपर की ओर उठेगी? बताइए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्या वह ऊपर की ओर उठेगी? तो नहीं। क्या बताइए, 2 kg की कोई भी गेंद लोहे की, क्या वह ऊपर की ओर उठेगी? नहीं, वह उत्प्लावन बल उत्पन्न नहीं करेगा, वह mg के रूप में नीचे की ओर जाएगा, उत्प्लावन बल उत्पन्न करेगा, लेकिन वही क्या, एकदम जीरो माध्यम में, थोड़ी और आकर्षित होगी लेकिन आकर्षित नहीं होगी क्योंकि उसका वजन क्या है, बहुत ही अधिक है, तो वह नीचे mg के रूप में करेगी। तो वही कह रहा है यदि भार अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी आर्किमिडीज सिद्धांत में, और वैसे भी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्प्लावन बल यदि ज्यादा हो तो वस्तु ऊपर की ओर भागती है। वही हमने बताया कि यदि 2 किलो की गेंद आप नीचे की ओर छोड़ेंगे तो वह टोटली क्या करेगा, mg के रूप में ही कार्य करेगा। लेकिन यदि क्या कह रहा है, जब उत्प्लावन बल ज्यादा हो तो वस्तु ऊपर की ओर भागती है। तो उत्प्लावन बल कब ज्यादा होगा, जब आपकी गेंद कोई प्लास्टिक की गेंद होगी, लगभग 500 ग्राम या 200 ग्राम की गेंद होगी। तो यदि आप उसे पानी में खूब स्पीड से फेंकेंगे तो वह गेंद नीचे की ओर तो जाएगी, लेकिन वह क्या होगा, उत्प्लावन बल के माध्यम से वो तुरंत ऊपर की ओर गेंद करेगी। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्प्लावन बल। क्या कह रहा है कि उत्प्लावन बल अधिक हो तो वस्तु ऊपर की ओर भागती है। तो यह उस पर डिपेंड करेगा कि गेंद प्लास्टिक की है या लोहे की है। यदि गेंद प्लास्टिक की होगी तो जो उत्प्लावन बल होगा वह अधिक लगेगा और वस्तु ऊपर की ओर भागेगी, और वहीं पर गेंद लोहे की होगी तो उत्प्लावन बल जो होगा वो एकदम जीरो की भांति लगेगा और वह वस्तु mg के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है यार, अगला बिंदु हमारा क्या है कि जल के घनत्व, तो आप जानते हैं घनत्व किसे कहते हैं,
घनत्व किसे कहते हैं? देखिए, जल के घनत्व पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमानों को उसका घनत्व कहते हैं। ये याद रखना कि जल का कोई घनत्व मतलब कोई घनत्व होता है, कोई सीमा होती है जो पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, जिसको हम m के रूप में जानते हैं, द्रव्यमान को उसका घनत्व जिसे डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना है आपका, जल के घनत्व पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमानों की जो कमी होती है, द्रव्यमानों को उसका घनत्व कहते हैं। आप समझिएगा, यह क्वेश्चन सीएचएल में पूछा था, सीएचएल में यह क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का कि किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होता है। तो याद रखना, किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह ठोस का वायु में भार बटे जल के ठोस में भार में जो कमी होती है उसके बराबर होता है। यह याद रखना है कि किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व ठोस का वायु में भार तथा जल के ठोस में भार में जो कमी होती है उसके बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जब कोई ठोस का अपेक्षित घनत्व होगा तो ठोस का वायु में भार, कोई भी ठोस हो जब वायु में उसका भार तथा जो जल हो और जल के अंदर जो ठोस पदार्थ हो और उसके भार में जो कमी आ जाए, उसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे? किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये पूछा था तो इसी के माध्यम से ये भी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए कि इसमें पूछा था ठोस का आपेक्षिक घनत्व। अब ये पूछ रहा है द्रव का आपेक्षिक घनत्व आखिर होता क्या है। तो समझिएगा, इसमें क्या कह रहा था कि ठोस का वायु में भार और जल के ठोस में भार, इसमें क्या कन्वर्ट हुआ था? ठोस से वायु में भार और जल का ठोस में। ठीक, तो यहां दूसरे बिंदु पर आप देखिए क्या कह रहा है, किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? द्रव का ठोस के भार में। ठीक, क्या होगा? द्रव से ठोस के भार में जो कमी आएगी, क्या होगी? कमी। ये याद रखना है, द्रव के ठोस के भार में आई कमी तथा जल के ठोस के भार में आई कमी। इसमें क्या कह रहा है? द्रव के ठोस के भार में आई कमी और जल के ठोस में भार में आई कमी। ये याद रखना है, जो द्रव का उपयोग यहां पर हुआ है, ये फ्लूइड का माध्यम यहां पर दर्शाता है। क्या? फ्लूइड का। आप ये नहीं कह सकते कि द्रव है तो वहां पर पानी ही होगा ना, ये कंफर्म नहीं कर सकते आप कि यहां पर द्रव है तो पानी ही होगा या जल ही होगा, जो सामान्य रूप से होगा। तो यहां पर द्रव इसलिए दिया गया है कि यह फ्लूइड का निर्धारण करेगा, और दूसरी ओर यहां पर दिया है जल के ठोस में भार में आई कमी। तो यह याद रखना है आपका, द्रव का ठोस में तथा जल का ठोस में आई भार की कमी का अनुपात जो होता है वो किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व के बराबर होता है। देखिए, अगला बिंदु हमारा क्या है? एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि किसी वस्तु का भार अधिकतम किसमें होगा? ठोस में होगा, द्रव में होगा, या गैस में होगा, या निर्वात में होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किसी वस्तु का जो भार होता है वह अधिकतम किसमें होता है। तो आपके पास 10 सेकंड है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइए कि किसी वस्तु का भार अधिकतम किसमें होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो समझिए कि कोई भी वस्तु का भार अधिकतम किसमें होगा? तो निर्वात में होगा। किसमें होगा? निर्वात में होगा। ये क्वेश्चन याद रखना, हरियाणा पुलिस में पूछा था ये क्वेश्चन कि किसी वस्तु का भार अधिकतम किसमें होता है? तो वह निर्वात में होता है। ये भी याद रखना। अच्छा, ये बताइए घनत्व का फार्मूला क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि घनत्व का फार्मूला क्या होता है। देखिए, घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं? D से, और द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? M से, और आयतन को V से। तो इसका जो फार्मूला बनेगा
D इज इक्वल m अपान v, या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आपको याद रखना है कि घनत्व का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगला बिंदु हमारा देखिए कि यदि घनत्व होने पर वह ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाए रहता है। क्या कहता है, ऊपर की ओर उठाए रहता है। तो समझिए जैसे आपके क्या होता है कि नदी में जो नाव चलती है वो ऊपर की ओर उठी रहती है। क्यों? घनत्व के कारण। किसके कारण? घनत्व के कारण। जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं समुद्रों में, ऊपर की ओर उठे रहते हैं, ना कि नीचे की ओर धंसते हैं, ऊपर की ओर उठे रहते हैं। किस कारण? डेंसिटी के माध्यम से, घनत्व के कारण से। उदाहरण याद, जैसे नदी में नाव का तैरना, समुद्र में बड़ी जहाजों का तैरना, ठीक, समुद्र में बड़ी जहाजों का तैरना, या किसी जिससे कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि नदियों में कई पत्ते जो तैरने लगते हैं, या लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वह तैरने लगता है। किस कारण? तो घनत्व के कारण। आपको समझ में आ गया होगा आर्किमिडीज लॉ क्या है, आर्किमिडीज सिद्धांत आखिर है क्या, उपयोग कहां होता है, इसके जो मुख्य उदाहरण थे वो हमने आपको करा दिए हैं। तो हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।